बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विजनरीज ऑफ इंदौर पॉडकास्ट। और आज हम ऐसे विजनरीज से बात करने जा रहे हैं जो अपने विजन के थ्रू लोगों तक बहुत बड़ी बड़ी चीजें और लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा विजन लेकर के डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन निकले हैं कि होम्योपैथी के जरिए जटिल से जटिल बीमारी जो है लोगों की खत्म करनी है और उन्हें राहत देनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज आप साझा करेंगे लोगों से वो जानकारी। आपके माध्यम से मैं नहीं ले रहा हूँ, पूरे आपके दर्शकों के माध्यम से भी आपको ढेर सारा प्यार और मेरा सम्मान जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। सर सबसे पहले तो देखिए होम्योपैथी आजकल हम देख रहे हैं बहुत अब आगे बढ़ चुकी है। हालांकि एक समय होता था जब इतना भरोसा लोग नहीं जता पाते थे, पर अब आज का दौर जो है बिल्कुल बदल चुका है। अलग अलग बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा भी किया जाता है होम्योपैथी के जरिए। अगर हम बात करें होम्योपैथी के माध्यम से 300 से ज्यादा जटिल और गंभीर रोगों का सफल उपचार लगातार किया जा रहा है। साथ ही तकरीबन 3000 से ज्यादा मरीजों के ट्रीटमेंट के संबंधित कंपाइल डाटा और मेडिकल रिपोर्ट्स को देश में विभिन्न स्वास्थ्य विभागों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा डिटेल्ड में आप बताइए मुझे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी इन होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरा इंदौर स्थित सेंटर है, जहां पर मैं पिछले 21 वर्षों से अपनी मेडिकल सुविधाएं दे रहा हूं। और मैं ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एज ए ऑफिशियल होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूं, ताकि जो हमारा बनाया हुआ जो इन्वेंशन या एक तरीके से जो नया इनोवेशन या कुछ नई पद्धति उन्नत तकनीकों के आधार पर या मेरे जो अनुभव के आधार पर जो हमने जो डेटा जो आपने बात की 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा जो हमने दुनिया के अलग अलग मेडिकल प्लेटफॉर्म पर या जहाँ जहाँ हमको लगता है कि मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर हम जो दे रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि होम्योपैथी के बारे में जो प्रचलित जो विधा थी वो क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में ये माना जाता था कि ये बहुत ही क्लासिकल बेसिक केसेस पे काम करती है, जैसे स्किन हेयर या बेसिक केसेस। लेकिन हम बात करते हैं अगर जटिल केसेस पे, जहाँ पर पूरी दुनिया एक रिसर्च के मोड में भी है और काफ़ी उसमें काम हो भी रहा है, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम हो या दूसरा कोई भी सिस्टम हो, उसमें मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस के हिसाब से हम बात करें तो काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें काफ़ी सारी अभी भी संभावना बाकी है, जिसमें ट्रीटमेंट आना चाहिए। तो उस दिशा में काम करने के लिए चूंकि मेरे पास जो सिस्टम था वो होम्योपैथी था, मैं जिस घर से आया हूं मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। अगर 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं इसका मतलब है कि मैंने एलोपैथी का जो बेसिक सिस्टम है अपने घर में देखा है। घर में आयुर्वेद की फैक्ट्री है, तो इससे ही पता चलता है कि आयुर्वेद के बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत जो पता है उसके बारे में मुझे जो नॉलेज मिला। उसके बाद जो मैंने पढ़ाई की होम्योपैथी में, तो चूंकि होम्योपैथी से मैं खुद पढ़ के आया था और अंत में जब मुझे ये समझ में आया कि ये सभी सिस्टम जानने के बावजूद भी अगर मेडिकल साइंस की कोई लिमिटेशंस है तो वहां पर हमें काम करने की जरूरत है, तो होम्योपैथी को मैंने अपनी तरीके से जो चेंज करने के लिए एक नया कंसेप्ट का नाम दिया, उसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी है, बेसिकली होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर बिना परहेज का, बिना सर्टिफिकेट का जो फास्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं उन केसेस पे जहां पर जैसे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं, कोमा के पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के पेशेंट हैं, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, जो एक तरीके से लाइलाज माने जाते हैं, लाइफ टाइम जो ड्रग डिपेंडेंसी वाले जो केसेस हैं जिसको हमें जीवन भर दवा देने की जो दुविधा बताई जाती है। तो ऐसे केसेस के लिए अगर होम्योपैथी को जब हम यूज करते हैं तो चूंकि क्लासिकल होम्योपैथी में लिमिटेशंस होने के कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते थे, उस कंसेप्ट को हमने चेंज किया और होम्योपैथी को फास्ट करने के लिए हमने डोजेस बढ़ाए और जिस प्रवृत्ति की बीमारी है उस प्रवृत्ति के आधार पर ट्रीटमेंट तय किया और उसके हिसाब से हमने एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान किया। और उसका जो फायदा जो हमारे पेशेंट्स को मिला, उससे जो प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट का जो डेटा हमें जो मिलता है वो हम नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो आगे जितने प्लेटफॉर्म है वहां पर हम रखने जा रहे हैं। और लगभग 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का जो डेटा जो हमने तैयार किया है वो निश्चित रूप से होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में जो बताना हमारा कंसेप्ट है वो साकार करेगा। और जो होम्योपैथी कभी इंडिया पे इंपोर्ट होकर जर्मनी से जो आई थी, हमारी कोशिश है कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का जो नया कंसेप्ट है ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो सके और इंडिया का नाम भी उससे आगे भी बढ़ सके। पहले के मुकाबले अब भरोसा लोगों का इस पर बढ़ा है और कहीं ना कहीं लोग इलाज भी ले रहे हैं होम्योपैथी का। अगर हम बात करें ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं कई सारी, तो कई बार तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि ब्लड बदलवाने की बात आती है या हर महीने ब्लड चढ़ता है या वो बीमारियां क्योर नहीं हो पाती हैं, तो उसका इलाज क्या पॉसिबल है होम्योपैथी? बिल्कुल, ज्यादातर जैसे ब्लड रिलेटेड कई
कई बीमारियों के बारे में बात करें हम तो सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी, एमडीएस, जो एएमएल कैंसर, सीएमएल कैंसर, इस तरीके की कई ऐसी बीमारियां हैं जिसपे काफ़ी जटिल स्थिति होने के कारण ज़्यादातर मरीजों को या तो कीमोथेरेपी पे जाना पड़ता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है या बार-बार ब्लड या आईटीपी के हिसाब से कई बार एसडीपी ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति में जब सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका बॉडी रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये बीमारी लाइलाज कैटेगरी में आने के कारण कई बार पेशेंट्स को ना केवल कॉस्ट बेयरिंग करना पड़ता है, काफ़ी सारे पैसे की जो खर्चा है वो नो डाउट, क्योंकि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो आपको काफ़ी पेशेंट्स को कॉस्टली ट्रीटमेंट भी पड़ता है और उसके बावजूद भी पूरा इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी में जो हमने काफ़ी जो काम किया है, उसमें सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के माध्यम से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से जो हमारा सोचना है कि अपना बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव करें, अपना बोन मैरो मेटाबॉलिज्म को वापस रिकवर करने के लिए आपका रिस्पॉन्स बढ़ाएँ और इम्यूनिटी वापस गेन करें, ताकि आपका खुद का रिस्पॉन्स अगर काम करता है तो निश्चित रूप से ना केवल बोन मैरो आपका काम करेगा, बल्कि आपकी ये जो बातें हैं, जो हम बताने की कोशिश करते हैं, वो कहीं न कहीं आपके रिपोर्ट्स में देखने में साकार आ पाएगा। ये तो खून की हम बात कर रहे थे, खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। पर अगर हम बात जो है कैंसर की करें या किडनी फेलियर की हम बात करें, तो क्या इसमें भी इलाज संभव है और आप कितना अलग तरह से इलाज यहाँ पर कर रहे हैं? इसके बारे में मैं फिर से प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे कि हमने ब्लड के बारे में बात की, वैसे आप जब हमारे चैनल पे जाएँगे, तो कई बार ऐसे पेशेंट्स के डेटा हैं जो 2000 प्लेटलेट्स से भी उन्होंने रिकवर करके आज भी अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। तो ये बड़ा डेटा है, क्योंकि 2000, 6000, 15000 प्लेटलेट वाले पेशेंट्स के लिए रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और ऐसे पेशेंट्स को अगर हमने नॉर्मल स्टेज पर लाकर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट बचाया है, उनके बार-बार जीवन भर की जो जो निर्भरता थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बार-बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराने की, वो हमने बचाया है। इस बारे में आप जब चैनल पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस है, ना केवल होम्योपैथी बल्कि ये जो मेडिकल साइंस की जो होप है, उसके ऊपर जाता है कि कहीं न कहीं इस तरीके के पेशेंट्स के लिए भी सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक अच्छा कांसेप्ट बनकर लोगों की जान बचा रहा है। कर रहे हैं। और जब आपका चूँकि दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैंसर और किडनी फेलियर में हम किस तरीके से काम करते हैं, तो चूँकि मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस पे ही करता हूँ। तो क्रिटिकल केसेस में कैंसर हमारे लिए बहुत बड़ा टूल होता है, जिसमें लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि जैसे कि कैंसर के बारे में जो प्रचलित विज्ञान का जो ट्रीटमेंट है कि आप सर्जरी कराते हैं, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इस तरीके के 4-5 जो थेरेपी मोड है जो आपको दिए जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट का अगर बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं होता और कैंसर की स्पीड बहुत तेज होती है, तो रिकरेंस बहुत तेजी से होता है और सब कुछ करने के बावजूद भी मेडिकल साइंस कई बार हेल्पलेस या होपलेस अवस्था में आने लग जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी, चाहे वो अंतिम अवस्था के पेशेंट्स के रूप में जब हमारे पास वो डील करने हैं या एक तरीके से बात करते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें उस जगह काम करना है जहां पर मेडिकल साइंस ऑलरेडी इनके लिए होपलेस हो चुका है। अब उस पेशेंट्स को उम्मीद देना, उसके लिए कुछ नया करने की जरूरत है। तो जो होम्योपैथी मुझे जो मिला है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि समझ लीजिए अगर 9 सेंटीमीटर की गठान है और ओवेरियन कैंसर का केस है, तो हम कोशिश करेंगे कि 9 सेंटीमीटर के गठान के हिसाब से अगर वो मेटास्टेसिस हो रहा है, तो हम पांचों काम, जो कीमो का काम, रेडिएशन का काम, सर्जरी का काम, इम्यूनोथेरेपी का काम और टारगेट थेरेपी का काम, ये पांचों का काम हम एक साथ हमारी दवाइयों से टारगेट के रूप में एक तरीके से एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर अटैकिंग मोड में करें। तो उसका फायदा ये मिलता है कि जब हम डोज सेलेक्ट करते हैं, तो जो होम्योपैथी कभी 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद से ज्यादा कभी नहीं जा पाती थी, उस केस के पर्टिकुलर पैरामीटर्स के हिसाब से, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के आधार पर हम डोज का सिलेक्शन करते हैं और रिपीटेशन उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और जब ये फास्ट ट्रीटमेंट हम बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज और नेचुरल तरीके से देते हैं, उसका फायदा जब हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि पांचों काम जो हमने एक साथ बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि हम इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं और एक तरीके से पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाने के साथ उस बीमारी पर अटैक भी कर रहे हैं, तो वो फायदा उसकी रिपोर्ट्स में मिलता है। और मेरे चैनल के माध्यम से आप काफी सारे पेशेंट की रिपोर्ट्स देखेंगे जिसमें लोगों ने 9-9 सेंटीमीटर तक की गठानों को बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी के डिसॉल्व किया और एक तरीके से एक अच्छा जीवन प्राप्त किया। तो होपलेस स्थिति से अगर हेल्पलेस स्थिति से अगर हम उसको जब उम्मीदों का जब रिपोर्ट्स का जब उसको साकार होता है, तो निश्चित रूप से ना केवल पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा मैसेज है कि दोस्तों, जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक डॉक्टर का प्रयास होता है कि आपके लिए बेस्ट करे, चाहे कोई भी सिस्टम हो, सभी अपना बेस्ट प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी हेल्पलेस अवस्था में अगर सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी में मेरे बचाए हुए अगर 3000 पेशेंट के एक भी पेशेंट के डेटा से किसी का अगर आप किसी का अच्छा सोच सकते हैं या किसी के लिए अच्छा बता सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये डेटा किसी न किसी की जान जरूर बचा सकता है।
ये तो दूसरी बीमारियां हुई, पर अगर हम इससे इतर बात करें, कोमा की अगर हम बात कर लें, आपके यहाँ पर उसके लिए किस तरह से इलाज होता है? क्योंकि वो ऐसी कंडीशन होती है जब मरीज बोल नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, इसी बीच ऐसा कैसे है कि वो क्योर हो पाएगा? सबसे बड़ी बात यही है कि कोमा का पेशेंट तो खुद हम हमारे पास नहीं आ सकता, तो निश्चित रूप से ये इन्फॉर्मेशन पहले पेशेंट्स के रिलेटिव्स को होना चाहिए कि अगर सब कुछ करने के बावजूद भी अगर पेशेंट्स का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है, तो अगर ऐसे स्टेज पे अगर कुछ मेरे से कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, तो मेरे चैनल में ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स के डेटा हैं जिन्होंने कोमा की स्थिति में जिनके रिलेटिव्स ने हमसे आकर कंसल्ट किया और हमने उनकी रिपोर्ट्स और पैथोलॉजी के आधार पर जो डोज का सिलेक्शन किया। अब चूंकि पेशेंट्स तो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे हो सकता है कि वो आरटी फीडिंग के थ्रू उसका जो दवाइयों का जो है सेवन किया जा रहा है। तो हम जो डोज बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि होम्योपैथी में नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देने के लिए हम आपको इंटरनली आरटी फीडिंग के माध्यम से डोज पहुंचाते हैं। तो चूंकि होम्योपैथी का मेडिसिन जब आप हॉस्पिटल में देते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि डोज तो हम देते हैं, लेकिन आपको वहां पर कंसेंट देना पड़ता है कि आप कंसेंट दीजिए और बताइए हॉस्पिटल स्टाफ को कि हम इस तरीके की जो होम्योपैथी मेडिसिन है, जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको हम बिना डिस्टर्ब किए हम इसको साथ में देंगे। और जब वहां से आप कंसेंट दे पाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको अलाउ करेंगे। और ये जो ट्रीटमेंट हमारा जो नाक की नली के माध्यम से आरटी फीडिंग के माध्यम से जो हमारा एग्रेसिव डोज देते हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के बारे में आप चैनल पे जाके जब देख पाते हैं कि उसमें जो लोगों ने जीवन प्राप्त किया, क्योंकि कोमा का पेशेंट को अगर आप बाहर ला रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है जो मैं मानता हूं कि बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम किसी की बड़ा जान बचाने के लिए एक तरीके से उस स्टेज से लाने की कोशिश करें जब वो ईश्वर को याद कर रहे होते हैं और ईश्वर कहीं ना कहीं से माध्यम देता है, और वेंटिलेटर के पेशेंट को बाहर निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। होम्योपैथी से जितने पेशेंट्स को फायदा हुआ, ये जो डेटा है कहीं ना कहीं उनके लिए एक वरदान के रूप में साबित भी हो सकता है और एक होप भी है कि सब कुछ करने के बावजूद अगर कुछ नहीं है तो आखिरी में अगर इसका भी अगर एडिशन किया जाए तो निश्चित रूप से पेशेंट की जान बचाने में ये मदद कर सकती है। कई सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो लाइलाज हैं, जेनेटिक हैं, उस पर कैसे काम करेगा होम्योपैथी? जो होम्योपैथी का मूल सिद्धांत होता है वो हमेशा आपका नेचुरल इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम होता है। अगर आप बात करते हैं जेनेटिक बीमारियों में, तो ऐसी कई बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे जहां पर जेनेटिक जो चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। मेडिकल साइंस में जो हम बात करते हैं काफी सारी बीमारियों के बारे में ऐसा हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, समझ लीजिए एंकोलाइजिक स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके HLA-B27 की रिपोर्ट जो होती है वो एक पॉजिटिव आती है और ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक रिपोर्ट है, अब इसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता। पर मैं आपको प्राउडली बताऊंगा कि ऐसे काफी सारे पेशेंट का डेटा है जो मेरे चैनल पर जाके देखेंगे जिनकी HLA-B27 की रिपोर्ट्स सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी के ट्रीटमेंट से नेगेटिव हो चुकी है। और अगर ये माना जाता है कि इस रिपोर्ट के पॉजिटिव होने से इसके मतलब ये जेनेटिक चेंजेस हैं और ये बीमारी लाइलाज है, तो मेरा ये प्रयास है कि इस रिपोर्ट को जब हम बताते हैं कि नेगेटिव सेम पेशेंट का जब रिपोर्ट जब नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसका जो जेनेटिक जो माल फॉर्मेशन था या जो भी उसका मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हुआ था वो हमने होम्योपैथी मेडिसिन से रिकवर किया। और उस बात की पुष्टि के लिए जो रिपोर्ट हमारे पास नेगेटिव हुई है वो हमारे पास परफेक्ट आधार बनता है। और केवल एक पेशेंट की रिपोर्ट की अगर हम ना बात करें और ऐसे काफी सारे पेशेंट की जब रिपोर्ट हम कंपाइल बनते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो मेरा डेटा है ना केवल एक केस के बारे में बात करते हैं बल्कि एक थ्योरी भी एक जनरेशन होती है कि इस तरीके के जेनेटिक केसेस के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है, जो आपका नेचुरल मेटाबॉलिज्म रिकवर करके रिपोर्ट्स में भी पुष्टि देता है। बड़ी बड़ी बीमारियों की हमने बात की, छोटी बीमारियां जो बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे चलती हैं और उसी वजह से वो बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। पेट की समस्या जी, गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म। हाँ, गैस्ट्रिक हो गई, कॉन्स्टिपेशन आपको लंबे वक्त से चल रहा है, उसी में सब आएगा। तो ये सारी दिक्कतें, इसका इलाज क्या संभव है और पूरी तरह से संभव है? क्योंकि पेट के मरीज जो है ना, जगह जगह घूम घूम करके भी उन्हें वो इलाज नहीं मिल पाता जो जिसका आप दावा कर रहे हैं कि शायद यहाँ। मैं दावा नहीं करता, मैं एक प्रयास करता हूं। मेरा जो प्रयास है वो हर बीमारी पर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने अगर पेट से रिलेटेड बात की तो चूंकि ये गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं कैंसर के अगर 10 पेशेंट देखता हूं तो हो सकता है गैस्ट्रिक के मुझे 100 पेशेंट देखने पड़े। तो निश्चित रूप से इसका अनुपात हमेशा ज्यादा रहता है क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम में से हर दूसरा तीसरा आदमी इससे ग्रसित होता है। तो निश्चित रूप से चूंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के साथ चलती है, आपके रहन सहन खाने पीने के हिसाब से भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन के कारण उस बीमारी का स्वरूप होता है। अब हम बात करते हैं दवाइयों पे, तो ज्यादातर लोग चूंकि इस तरीके के बीमारियों के लिए एक तरीके से डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट लेते हैं कि अगर आपको एसिडिटी हो रहा है आप एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले रहे हैं। होम्योपैथी यहाँ पर आपको इस तरीके से मदद करती है
कि आपका नेचुरल गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म आपको रिकवर करने के लिए आपकी गैस्ट्रिक सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है और आपका नेचुरल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मेंटेन करती है। अगर किसी कारण से आपकी किसी गैस्ट्रिक मिकोसा को ऑटोइम्यून कंडीशन से हम जोड़ दें, तो ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें जैसे सिलिक डिसीज है, जिसमें आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। इसी आईबीएस के सिम्टम है जिसमें आप ऑटोइम्यून कैटेगरी के कारण जो भी दवा खाते हैं वो भी रेजिस्ट होने लग जाती है और आप एक तरीके से सिर्फ कंट्रोल करते हैं, लाइफ टाइम आप उस केस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें आप एक तरीके से स्टेरॉइड्स या एक तरीके से इम्यूनोसप्रेशन लेने तक लिए आप एक तरीके से बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन्हें मेंटेन करना है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप ड्रग की डिपेंडेंसी से अपने आप को मुक्त करें और उसके लिए आप अपना खुद का रिस्पांस गेन करें। तो जो होम्योपैथी कर सकती है, नेचुरल तरीके से गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज्म को रिकवर करती है। सबसे अच्छी बात है कि होम्योपैथी में केमिकल साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो आप इसका जो एग्रेसिव डोज भी जब देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हमेशा फायदेमंद करता है और साथ में बिना केमिकल होने के कारण ये आपकी गैस्ट्रिक मिकोसा को किसी दूसरे प्रकार के नुकसान से भी बचाता है। तो ये प्लस पॉइंट जब होता है कि जब डोज फास्ट है, सेफ है, तो सोने पे सुहागा जैसा काम होता है कि हमने सेफ सिस्टम भी ले लिया और फास्टेस्ट ट्रीटमेंट भी ले लिया और वो भी होम्योपैथी से। तो निश्चित रूप से आप इंटरनली मेटाबॉलिज्म रिकवर कर रहे हैं। तो बॉडी रिस्पॉन्स जब आप अच्छा गेन करते हैं तो ना केवल बीमारी से बचते हैं बल्कि लाइफ टाइम दवा खाने की जो डिपेंडेंसी है उससे भी आप अपने आप को बचा पाते हैं। आज की बड़ी समस्या युवाओं की स्किन डिसीज, जो कि होम्योपैथी का सबसे अच्छा सेगमेंट है। कई बार पूरा चेहरा दानों से भर जाना, लंबे वक्त तक ना उतरना, गंजापन बड़ी समस्या लोगों की हो चुकी है। तो इससे कैसे निजात पाएंगे, या होम्योपैथी में वैसा है इलाज? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शायद ये क्वेश्चन तो हर होम्योपैथ के लिए होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास अब जब आप जाते हैं, होम्योपैथी नहीं एलोपैथी में हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह की दवाइयां, सीरम्स हो गए, बहुत सारी दवाइयां हो जाती है, हजारों रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद भी बाल नहीं आते, दाने नहीं जाते हैं, वो डिसीज बनी ही रहती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो भी आप स्किन और हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये हमेशा नेचुरल मेटाबॉलिज्म को रिकवर करके ही आप अच्छे से पूरा कवर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि स्किन के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो हम देखते हैं कि कोई 20 साल, कोई 50 साल का सोराइसिस का ट्रीटमेंट लेकर आया पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कोई एक्जिमा का 30 साल का ट्रीटमेंट लेके आया पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। स्किन में 5 पिंपल्स वाले दानों में जब किसी को स्ट्रेस हो सकता है, तो सोचिए अगर किसी का पूरा चेहरा भर जाए तो वो कितना स्ट्रेस ले सकता है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो अपनी बातों में हमें बताते हैं कि उनका न केवल फिजिकल कॉन्फिडेंस खत्म होता है, न कि उसके साथ साथ मेंटल और कहीं ना कहीं सोशल रिज्म में उसको फर्क पड़ता है। तो चूंकि होम्योपैथी एक सेफेस्ट सिस्टम है, हमारा हमेशा एक मोटिव रहता है कि चाहे वो क्रिटिकल केस हो, सर्जिकल केस हो, या फिर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो, या फिर जो दिखता है यानी स्किन और हेयर के बारे में बात करें, तो इसको भी आप नेचुरल तरीके से रिकवर करें, अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करें। और अगर स्किन के बारे में बात करें तो यहां सप्रेशन की जगह आप क्योर की दशा पे बात करें। तो सप्रेस करने से क्या होता है, जितना हम दबाएंगे उतना हम अगले दिन उसको वापस रीगेन जो होने की प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यू ऑनगोइंग रहती है। इसीलिए हमने कई बार सुना है कि जब तक हमने ट्रीटमेंट लिया सर ये ठीक रहा, जैसे ही छोड़ा ये वापस हो गया। तो इसका मतलब है वो रिकरेंस बार बार हो रहा है, आप उसको सिर्फ दबा के मेंटेन कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि होम्योपैथी चूंकि आपका रूट कॉज को जब ठीक करती है तो निश्चित रूप से स्किन में सप्रेशन नहीं होता। तो जब सप्रेशन नहीं होगा तो जो है हम उसी को ठीक करेंगे, और पूरा ठीक करेंगे तो कुछ दबेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात है आपकी बीमारी रूट कॉज से खत्म होती है। और चाहे स्किन का डर्मेटाइटिस का केस हो, एक्जिमा का केस हो, सोराइसिस का केस हो, एक्ने का केस हो, पिंपल्स का केस हो, फंगल इन्फेक्शन का केस हो, या कुछ और भी बड़े स्वरूप की बीमारियां हो सकती है, उस तरीके के पेशेंट्स के लिए भी आप चैनल पे जब जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के वीडियो और अपडेट्स हैं जिनका कॉन्फिडेंस आपको दिखता है कि उन्होंने होम्योपैथी से नेचुरल तरीके से अपना न केवल स्वास्थ्य प्राप्त किया बल्कि अपनी जो कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस है वो भी वापस रीगेन किया। होम्योपैथी के जरिए ऐसा भी है क्या कि एक्सटर्नली सारी चीजें रहेगी या इंटरनली, मतलब खाने की, मेरा ये कहना है कि दवाई ही खाने की रहेगी, या बाकी जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं कि इतने सारे सीरम्स लगाने के लिए देते हैं, क्रीम, तेल, सब कुछ देते हैं, उसका खर्चा बहुत मोटा होता है क्योंकि, तो होम्योपैथी में दवाई से ही सब कुछ। सबसे अच्छी बात है होम्योपैथी का जो सिस्टम है वो नेचुरली अंदर से काम करता है, तो आपको लगाने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आप लगाते भी हैं तो सप्लीमेंट्री जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसमें मौजूद है जो आपको दिया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट का, हमेशा आपको रूट कॉज को ठीक करने के लिए आपको इंटरनल मेडिकेशन लेना पड़ता है, जो आपको दबाता नहीं है, सीधा सीधा ठीक करने का प्रोसेस दे पाता है। कई सारी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस रहती हैं जब सर्जरी का ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसके अलावा कहा जाता है कि सर्जरी के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या? शायद मेरा इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको अगर सर्जरी बताई जाती है तो जरूर कोशिश करें कि आप अगर होम्योपैथी से अगर एक भी सर्जरी बचा सके तो शायद ये वीडियो आपके लिए काम आ सकता है। मैं ऐसा बात करना चाहूंगा कि
मैडम मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको चॉइस दिया जाए, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर्जरी के बारे में बोल दिया गया है, लेकिन अगर आपको चॉइस दे दिया जाए कि इसको आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप सर्जरी पहले जाना पसंद करेंगे या फिर एक तरीके से मेडिसिन से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से। तो आपका पहला ओपिनियन यही रहेगा कि हाँ, अगर मेडिसिन से हम सर्जरी बचा सकते हैं तो हम पहले मेडिसिन पे जाएंगे, अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो अब आप सर्जरी पे जाएंगे। तो अगर एलोपैथी सिस्टम में जैसे कई सर्जिकल केसेस होते हैं जिसपे वो सर्जरी पे जाते हैं, तो उसमें चूंकि होम्योपैथी का रोल अगर मैं बात करूं, तो चूंकि मैं क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस पे ज्यादा काम करता हूं, तो उसमें सर्जिकल पेशेंट्स के हम बात करें तो जब उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती है तो हम होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके उनकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो होम्योपैथी का पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया है उसके आधार पर हम ड्रग सेलेक्ट करते हैं और उस बीमारी पर एग्रेसिव जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अटैकिंग थ्योरी पर जो दवा देते हैं। उसके बारे में हम बात करें कुछ रिजल्ट के बारे में, समझ लीजिए ब्रेन ट्यूमर में मेनिंजियोमा का केस है। मेनिंजियोमा एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है जो कि तकलीफ देता है और ब्रेन की गठान हमेशा कॉम्प्लिकेटेड गठान होती है, उसको ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता, कई बार रिस्क भी होता है और कई बार पेशेंट ऑपरेट भी करता है तो वो हो सकता है पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो और वो फिर से रिकरेंस हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में अगर अपन होम्योपैथी में अगर बात करें कि अगर सर्जरी बता दी गई है, एक पेशेंट है हमारे केस में अगर मैं बात करूं तो जो मेरे ट्रीटमेंट से जिन्होंने पूरी तरीके से उस गठान को डिसॉल्व किया, तो जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आने लग गई थी, उनको ये कहा गया था कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन ये सुपर स्पेशलिस्ट होम्योपैथी का उनका एक अच्छा अनुभव रहा कि उन्होंने उस ट्रीटमेंट से, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ उसमें ना केवल अपनी आंखों के जो डिसमैनेजमेंट हो रहा था वो उसमें रिकवर किया, बल्कि उस गठान को भी पूरी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का जो सुपर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट है जिसको हम सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी कहते हैं उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। अब यहां पर बिना ऑपरेशन अगर उन्होंने ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व किया तो उसका मतलब उन्होंने एक तरीके से पूरा सर्जरी भी बचा ली और बिना काट पाट, बिना किसी चीर फाड़ के एक तरीके से अपना कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया। ऐसे ही हम बात करें गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन में ज्यादातर ये बोला जाता है कि कोई ज्यादा उपाय नहीं होते और आपको सीधा सीधा सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व नहीं करते हुए, चूंकि जगह बहुत ल्यूमेन उसका बहुत नैरो होता है तो वहां से स्टोन पास आउट नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी से, सुपर स्पेशलिस्ट होम्योपैथी में हमने 28-28 mm तक के स्टोन को नेचुरल गॉल ब्लैडर का जो कैविटी उसी में डिसॉल्व किया और उसको वापस जूस बना दीजिए। आप निकाल नहीं सकते पर उसको उसी कैविटी में जूस बना दीजिए, जिस समुद्र में वो पत्थर बना है उस पत्थर को उसी समुद्र में वापस गला दीजिए तो वो जूस के रूप में वापस बाइल जूस बनकर निकल सकता है। इस तरीके से आपका पूरा गॉल ब्लैडर सेव हो सकता है, जिसके बारे में आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। कई सारी बीमारियों से हम लंबे वक्त से जूझ रहे होते हैं और वो बीमारियां हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल देती हैं। तो एक बीमारी तो ये हो गई और एक मानसिक बीमारी, अब दोनों को कैसे संभालेंगे? जब भी डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन होता है कि स्वस्थ इंसान वही है जो फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों तरीके से स्वस्थ हो। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन भी वही पूछा है कि जो फिजिकल बीमार है वो तो है ही, उसका लोड है ही, फिजिकल जो बीमारी है, पर उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसका जब डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो मानसिक अवस्था में वो बीमारी जब दिमाग पर असर डालने लग जाती है तो नो डाउट उसका सोशलिज्म जो डिस्टर्ब होता है उसके कारण वो सोशल कॉज से भी वो बीमार होने लग जाता है। तो जो भी डॉक्टर इस ट्रीटमेंट को करता है या किसी भी पेशेंट को ट्रीट करता है उसका हमेशा उद्देश्य यही होना चाहिए कि ना केवल मैं पेशेंट को फिजिकल रिलीफ दूं बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी वापस गेन करूं, ताकि वो समाज में जिस चीज के लिए जाना जाता है, माना जाता है, जिस काम को करने के लिए वो समझा जाता है, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस गेन करके वो वापस उस जगह पर खड़ा हो सके और समाज में 100 लोगों की और मदद कर सके। तो हमेशा जो ट्रीटमेंट का मूल पार्ट होता है होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी मेंटल सिम्टम्स को भी बहुत प्रोमिनेंस रखती है, तो हमारे पेशेंट्स का बहुत ही कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि मैं अगर कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे कई पेशेंट्स को डील कर चुका हूं, क्योंकि 2004 में हो सकता था जब मेरे पास डेटा नहीं था, अगर किसी ने पूछा कि सर कैंसर के ऐसे कितने पेशेंट ठीक किए हैं या कितने पेशेंट को रिस्पांस मिला है, किडनी फेलियर के कैसे कितने सारे पेशेंट की आपने डायलिसिस बचाई है, कितने कोमा के पेशेंट आपने निकाले हैं, कितने हो सकते हैं सर्जरी आपने बचाई है, कितने ऑटोइम्यून कैटेगरी में जहां पे एलोपैथी हाथ खड़े कर देती है वहां पर आपने कितने पेशेंट ठीक किए हैं। हो सकता है 2004 में मेरे पास आंसर उस वक्त नहीं था, क्योंकि मैं खुद उस सिस्टम पे अडॉप्ट हो रहा था जो मैं बना रहा था। लेकिन आज 2025 और 26 के बाद अब हम इस एरा में बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये 3000 पेशेंट का डेटा वो हमारा कॉन्फिडेंस है कि इस तरीके के पेशेंट्स को न केवल हमने फिजिकली ठीक किया बल्कि मेंटली कॉन्फिडेंस देकर और समाज में फिर से खड़ा किया। तो एक डॉक्टर को पहले तो हार नहीं मानना है और अपना बेस्ट प्रयास करना है। देखिए, देखने वाला ईश्वर है, मैं अपना बेस्ट प्रयास कर सकता हूं, लेकिन काम की नियत में नीति और नियत बहुत क्लियर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे यह समझना है कि मैं अगर पेशेंट होता तो वो मैं अपने डॉक्टर से क्या उम्मीद कर रहा होता, और खास करके जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो लास्ट स्टेज पे भी आते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसी अवस्था में मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखकर उनको पहले ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि इस तरीके के काफी पेशेंट ठीक हुए हैं या जो अच्छे रिस्पॉन्स लिए, आप उनके बारे में देखकर जब हमसे बात करें तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको
उस स्थिति में वापस सही करेंगे, या फिर जो भी बेस्ट हो सकता है ऑप्टिमम टू क्योर। अगर हम क्योर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्टिमम टू क्योर जितना अच्छा कर लेंगे वो भी अच्छी बात है। तो इस दिशा में पेशेंट का कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपके लिए किसी ने कह दिया 5 दिन का ट्रीटमेंट के बाद कुछ भी हो सकता है, या 5 दिन से ज्यादा अब आपके पास समय नहीं है, अगर हम उसको 5 दिन निकाल देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हम 5 महीना निकाल देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, जब 5 साल निकाल देते हैं तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इस तरीके का जो पेशेंट का अनुभव है कहीं ना कहीं हमें और मिलता है, और हर पेशेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाता भी है। हो सकता है 100 में से 50 पेशेंट हम ठीक करते हैं तो 50 हम नहीं भी कर पाते, लेकिन वो हमें एक बड़ा टूल भी देता है जो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को और आगे किसी ना किसी पेशेंट्स के लिए मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं एक मौका भी देता है। तो सीखना एक प्रोसेस है जो कि हमेशा होना भी चाहिए, और मेरा तो एक ही जीवन में लक्ष्य है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और पेशेंट्स को जो भी मेरे से बेस्ट मिलना है वो पूरी कोशिश करता हूं। चलिए, चलते चलते बहुत जरूरी है कि लोग अवेयर कैसे हो होम्योपैथी के प्रति, और दूसरा ये कि साइड इफेक्ट्स क्या इसके होते हैं, ये भी जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। होम्योपैथी का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, ये वर्ल्ड नोन फैक्ट है और ये लोगों को पता है। लेकिन चूंकि पॉइंट पे बात हो रही है साइड इफेक्ट की, तो बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी सबसे सेफ सिस्टम है, क्योंकि इसमें केमिकल आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस नहीं होते। बट आपको एक ही चीज देखना है कि आप जिस ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के लिए आपका जो बनाया हुआ डोज है वो आपके लिए इफेक्टिव कैसे होगा। तो चूंकि मेरे होम्योपैथ भाई भी अगर इसको सुन रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि जो होम्योपैथी हमें बताया गया है, डॉक्टर हनीमन साहब ने काफी मेहनत करके, जो खुद एलोपैथिक एक डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी का जन्म दिया था, पर उन्होंने भी ये बोला था कि इसको आगे बढ़ाना है। तो जो 200-250 साल पुराना सिस्टम है, हमें उस सिस्टम को आज के हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो 200-250 साल पुराने जो डोजेस बताए गए हैं उसमें जो मिनिमम डोज का क्राइटेरिया है, हो सकता है 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद हो, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि आपको एंड हायर, जो एक वर्ड जो उन्होंने लिखा है एंड हायर, 20 बूंद के बाद एंड हायर, हायर की डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर केस के आधार पर हमें क्या डोज देना पड़ेगा जिससे हम उस केस को ठीक कर सके। अगर केस ठीक होगा तो मिनिमम डोज से ही होगा, पर हो सकता है वो मिनिमम डोज उसके लिए हमारा हायर डोज भी अगर देना पड़े तो उस पेशेंट के लिए वही मिनिमम डोज था जिससे वो ठीक हुआ है। और इस बात की पुष्टि जब रिपोर्ट पे होती है तब आप मान पाएंगे कि हो सकता है कि हमारा 240 बूंद वाला डोज ही उसके लिए मिनिमम डोज था, जो हमारे लिए हायर था लेकिन उस पेशेंट के लिए, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए मिनिमम डोज था। तो कॉन्फिडेंस ये गेन करना है कि जैसा रिपोर्ट वैसा पावर, और जैसा केस का समय है और जितना हमें टाइम मिलता है उसके हिसाब से आपको इमीडिएटली डिसीजन लेने पड़ेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना केवल आप पे रहे बल्कि उसका फायदा लोगों के जान पे भी मिले, कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच पे भी मिले। और सबसे बड़ी बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दवाई लीजिए, अपना इलाज करा के देखिए, नहीं भी ठीक होंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, हो जाएंगे तो ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। सोने पे सुहागा हमेशा मिलना चाहिए। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपकी लीडरशिप में आरोग्य हॉस्पिटल जिस तरह से होम्योपैथी के जरिए लोगों को बड़ी सौगात दे रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों को क्योर कर रहा है, और आप लगातार इसमें जुटे हुए हैं। अलग अलग रिसर्च के माध्यम से भी आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च चल रही है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी बीमारियों में भी हमें सफलता हासिल हुई है उसे खत्म करने में। आगे भी इसी तरह सफलताएं आपको मिलती रहें और लोग भी बहुत जल्द अच्छे से अवेयर होते रहें होम्योपैथी के जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और होम्योपैथी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए।